गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मृदा और फसलों के बारे में। भारत के अंदर जो अलग अलग भागों की हम बात करें, क्षेत्रों की बात करें, तो अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मिट्टी होती है, कुछ में दुमटी मृदा और कुछ में बलुई मिट्टी पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता के द्वारा जो मृदा होती है ये प्रभावित होती है। अगर हम बात करें किसी स्थान की मृदा की बात करते हैं तो वो जहाँ की जो मिट्टी होती है, पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, इन सब का वहाँ की मृदा पे इसका प्रभाव पड़ता है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक हैं, जलवायु संबंधी, जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। ये जो कारक है ये मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं और इसके साथ ही जो है मृदा जो परिच्छेदिका है इसको भी प्रभावित करते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। यानी मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही जो है गेहूं और चने के लिए उपयुक्त मृदा होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। धान के लिए जो है मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध और अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और दालों के लिए अगर हम बात करें, जो हम खाते हैं दालों की हम बात कर रहे हैं, मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा जो होती है उसकी आवश्यकता होती है, उसी के अंदर वो ग्रोथ करते हैं, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। हम बात करें कपास के लिए बलुई, दोमट या फिर दोमट मृदा वो है अधिक उपयुक्त होती है। इसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। जो बलुई मिट्टी की हम बात करें या बलुई दोमट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो जल की निकासी है वो आसानी से हो जाती है और जो है इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो है एयर ईजिली रहती है। नेक्स्ट, गेहूं जैसी फसलों महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि ये ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर जो होती हैं। इनमें अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों के वहाँ की मृदा के प्रकारों के बारे में जाने। जब भी कभी आप गांव जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, कौन कौन से पौधे जो हैं वहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो इन सब का ज़रूर आप अध्ययन करें। अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो है अपना मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। जल, पवन, बर्फ के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ये हटती है और इसके हटने की जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं मृदा अपरदन। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांध के रखती हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर ज़्यादा होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम या फिर कोई जो है वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना ज़रूरी है और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक जो है यहाँ पे सारणी दे रखी हैं। यहाँ पे सारणी में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और उपलब्ध जो जानकारी है उसको आप यहाँ पे लिखिए। मृणमय मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, दुमटी मृदा में कौन सी, और जो बालू मिट्टी है तो उसमें कौन सी जो फसलें उगाई जाती हैं, ये आपको लिखना है। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? ऐसी मिट्टी जिसके अंदर जो अंतःस्रवण की दर हो वो ज़्यादा हो या फिर जिसमें कम हो। यहाँ पे पहले फिर एक क्वेश्चन पूछ रही है, अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में अंतर क्या होता है? बूझों को लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो, पाठ को दोबारा पढ़ें और अपने उत्तर को ढूंढें। अंतःस्रवण दर यानी जल के अवशोषण की दर, और एक होती है जल धारण क्षमता, जल को धारण करने की जो क्षमता होती है ये। तो चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स में देखिए, फर्स्ट जो है इसमें आपको 1 और 2 में उपयुक्त जो उत्तर है उसको छांटना है। सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, सेल कणों के अतिरिक्त मिट्टी के अंदर वायु और जल दोनों होते हैं। जल और पादप, पादप की जड़ें होती हैं। खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, खनिज भी होते हैं, जैव पदार्थ और जल,
ये भी होते हैं, जल, वायु और पादप। तो इसमें जो सही आंसर है वो आएगा आपका ग, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। दूसरा क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? जल को धारण करने की क्षमता बालू और दोमट के मिश्रण में। अगला है कॉलम 3 जो है, इसमें देखिए कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। जीवों को आवाज़ देने वाली जो मृदा होती है ये होती है बड़े कणों की या सभी प्रकार की मृदा। जीवों को आवाज़ सभी प्रकार की मृदाएं जो है वो देती हैं, या गहरे रंग की मृदा, संघन छोटे कणों की मृदा, या ह्यूमस की कम मात्रा। तो जो है इसमें हम बड़े कण की जो मृदा है वो, मृदा की ऊपरी परत जो होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसकी अगर हम बात करें जिसके कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे जो कॉलम 1 और कॉलम जो 2 दे रखा है इनमें आपस में आपको मैच करना है। जैसे बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं। मृणमय मृदा के कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संघन छोटे होते हैं। मृदा की जो मध्य परत होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से इनको आपको मैच करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, समझाइए मिट्टी कैसे बनती है। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चट्टानें होती हैं उन्हीं से जो है मिट्टी किस तरह से बनती है। तो वो आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? मृणमय मृदा के बारे में बताना है, उसकी जल धारण क्षमता के बारे में जो विशेषताएँ हैं जिसके कारण इसमें फसलों का उत्पादन अधिक होता है। अगला है, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच में अंतर क्या है? मृणमय मृदा के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बलुई मृदा के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं। मृणमय मृदा के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जबकि बलुई मृदा के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। जल को अवशोषित करने की जो दर है वो बलुई मृदा में ज़्यादा होती है मृणमय मृदा की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और इसकी विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। इसमें आपको जो डायग्राम मैंने बताया था, जो मृदा की संस्तर परतें थी, आपको डायग्राम बनाना है और उसकी जितनी भी परतें हैं उनको नामांकित करना है। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा किए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर आपको ज्ञात करनी है। तो जो हमारी पिछली क्लास हुई थी इससे पहले उसमें मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रवण की दर को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो दोनों मान दे रखे हैं और आप जो फॉर्मूला है उससे अंतःस्रवण की दर आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस तरह से हम रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन जो है वो कम होगा। और मृदा प्रदूषण की बात करें, प्लास्टिक जो है उनको सीधा उसमें प्रवाहित नहीं करें, और जो है उर्वरकों का बहुत अधिक उपयोग ना करें, रासायनिक जो कीटनाशी है इनका अधिक उपयोग न करें, जिससे मृदा प्रदूषित नहीं होगी, और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर मृदा का अपरदन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों के आधार पर हल करना है। यहाँ पे कुछ संकेत दे रखे हैं जिनके आधार पर आपको इस वर्ग पहेली को पूरा कंप्लीट करना है। तो आज जो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसमें आपको मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको होमवर्क में करने हैं। तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।